दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं, या जो मंत्री रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है इस घोटाले में। उन सब ने कमीशन का, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में तथ्यात्मक जानकारी दी है और ये जानकारी दिल्ली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एफिडेविट के आधार पर है। मैं जमीनी हकीकत जरूर बताऊंगा कि 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही जल बोर्ड आज 2 घंटे पानी पीने के लिए भी दिल्ली को नहीं दे पाती। 2 घंटा पानी सुबह और 2 घंटा शाम हम हाथ जोड़ के मांगते थे, लेकिन नहीं दे पा रही। और दिल्ली के सभी क्षेत्रों में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि मेंटेनेंस के पैसे दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो ये 73,000 करोड़ रुपया कहाँ गए? निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा विषय उठाया है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब अध्यक्ष जी ने 5 मिनट के अंदर हमें मार्शल आउट किया तो हमें समझ में नहीं आया कि आज इतना आक्रोशित और एक तरफा निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष ने क्यों लिया। वो समझ में तब आया जब वो आज दिल्ली के मेडिकल के हालत पे चर्चा होना था और उनको पता था कि इस चर्चा में जब बीजेपी के विधायक भाग लेंगे तो सारी सच्चाई हाउस के सामने आ जाएगी। तो उन्होंने बड़े प्लान के तहत हमें बाहर कर दिया। लेकिन मैं आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पे जो सदन में वो गैर कानूनी तरीके से गलत तथ्यों को देकर अपने आप को अच्छे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी उस सारे विषय पे आपको जानकारी देंगे। मैं अब दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल, जो स्वास्थ्य की सेवाओं में जो स्थिति है दिल्ली की, उसकी बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिल्ली की सरकार में जब सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे तो इन्होंने दिल्ली के 17 हॉस्पिटल्स, दिल्ली गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में MD, MS और HODs की जो भर्तियां की एडहॉक टेम्परेरी, वो भाई भतीजेवाद के तहत जो आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर लोग थे उनको दिल्ली के 17 हॉस्पिटल्स में लगा दिया। सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे, तो ये बात लगभग 3 साल से ज्यादा हो गई। लोकनायक हॉस्पिटल, GB पंत हॉस्पिटल, BSA मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, DBU हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, बुराड़ी हॉस्पिटल, सत्यवादी राजा हरिचंद्र हॉस्पिटल, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, भगवान महावीर हॉस्पिटल, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, राव तुलाराम हॉस्पिटल, आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल और DGHS। यहाँ पर इन्होंने एक एडहॉक अरेंजमेंट किया और यहाँ पर सब MS, MD जो है मेडिकल डायरेक्टर्स और HOD अपनी मर्जी से ऐसे ही अपॉइंट कर दिए। उसके बाद दिल्ली में रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी थी और एक अथॉरिटी बनी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA, जिसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर के पास इन 17 हॉस्पिटल में रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फाइल गई और उन्होंने पिछले 6 महीने से, तो अब तो जेल में है, लेकिन 6 महीने से NCCSA की मीटिंग ही कॉल नहीं की, क्योंकि मीटिंग होगी तो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी इन हॉस्पिटल्स में और रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर चलेगा, वो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलेगा और प्रॉपर जो है अपॉइंटमेंट होगी। तो 17 हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के वो वैकेंट पड़े हैं, वहां पर MS और
HODs और MDs वो लगाए ही नहीं जा रहे और लगाने नहीं दिए जा रहे। बार बार इस बात का मुद्दा उठता है, लेकिन जानबूझकर पूरे मामले को दबाया हुआ है, जिससे कि इन अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार है वो चलता रहे, जो भाई भतीजावाद है वो चलता रहे, और इन हॉस्पिटल्स का कंट्रोल सरकार जो है वो अपने हिसाब से चलाती रहे। इसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, उनके OSD है RN दास, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में जिनके अगेंस्ट कार्रवाई FIR लॉन्च होनी है, जिनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी है, क्योंकि वो करप्शन के बड़े मामले में इन्वॉल्व है। लेकिन कानून ये कहता है कि RN दास जो OSD है, इनका अपॉइंटमेंट, इनके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो ये सेक्शन 17 जो है A, उसके अंतर्गत ये इसके लिए चीफ मिनिस्टर NCCSA से उसको अप्रूवल देंगे। और वो फाइल भी पिछले 4 महीने से केजरीवाल जी ने दबा के रखी कि अगर NCCSA से उसको अप्रूवल दे दी तो भी देनी पड़ेगी, अगर अप्रूवल दे दी तो वो OSD जेल जाएगा, उसके खिलाफ उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। तो इसलिए इन्होंने 12 जनवरी 2024 से चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसको दबाए रखा, और 12 जनवरी से आज तक उस पर कोई कार्रवाई ना हो इसके लिए उसको रोका हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र नहीं खोलने दिया जाए, क्योंकि अगर जेनरिक मेडिसिन वहां पर उपलब्ध होंगी और वहां पर अगर जन औषधि केंद्र खुल जाएंगे तो जो गरीब लोग वहां पर आते और उनको जो दवाई स्वयं लेनी है वो वहां से बहुत सस्ते दाम पर वहीं पर मिल सकती है, ले सकते हैं। लेकिन जानबूझकर वहां पर जेनरिक मेडिसिन को उपलब्ध नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार का है और ये नहीं चाहती सरकार कि इसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। दूसरा, आयुष्मान भारत को इन्होंने लागू नहीं किया। 5 लाख रुपए की जो स्कीम है उसको वो, तीसरा नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर NIC, जिसके अंतर्गत आपको ये पता लग सकता है कि OPD में कितने पेशेंट आए, आपके पास दवाई कहाँ, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, पूरे हिंदुस्तान में ये लागू है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, और कहाँ किस अस्पताल में कितनी दवाइयां हैं, कितनी कम है, कहाँ पर ज्यादा पड़ी है, कितने टेस्ट हुए हैं, कहाँ टेस्ट में क्या, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहीं से भी देखी जा सकती और फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन इन्होंने, केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में NIC को लागू नहीं होने दिया। हम पूछना चाहते हैं कि NIC दिल्ली में लागू क्यों नहीं है हॉस्पिटल्स में? पिछले 5 साल में इस सरकार ने एक भी बेड नया अस्पताल में बढ़ाया नहीं है। इसके साथ साथ घोस्ट पेशेंट्स की बात अभी अभय जी बताएंगे कुछ फिगर्स के साथ, फेक मेडिकल टेस्ट, लैक ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ CT MRI मशीन एक्सेट्रा, ये सब पूरा क्योस है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और भारी गोलमाल है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंट्री नंबर 6 ऑफ ये जो स्टेट लिस्ट है 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब्जेक्ट फुली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ये स्टेट गवर्नमेंट का फुली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, जिसके सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन उसके बावजूद ये सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है और हम पूछना चाहते हैं कि RN दास को क्यों बचाया जा रहा है, उसकी अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही है। और दूसरा, ये एंट्री नंबर 6 ऑफ दिस
11 में जो स्टेट लिस्ट है, इसको इसके अकॉर्डिंग सरकार के पास सारे अधिकार हैं, तो इस पर इसके अकॉर्डिंग ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? NCCSA की अब मीटिंग कब और कैसे होगी? केजरीवाल जी कहते हैं मैं जेल, दिल्ली की जेल से सरकार चलाऊंगा, दिल्ली को जेल से चलाऊंगा। तो अगर NCCSA के चेयरमैन वो हैं और दिल्ली में कोई भी फैसला, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, किसी की अपॉइंटमेंट होनी है, वो सब वो कमेंट वो अथॉरिटी करेगी जिसको चेयर करते हैं। 2 मेंबर जो है वो बार बार लिखकर देते रहे कि सर इसकी मीटिंग बुलाइए, बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है। मीटिंग अपने जब वो जेल से बाहर थे तब भी नहीं बुलाई, 6 महीने से कोई मीटिंग ही नहीं हुई, अब वो जेल में। तो दिल्ली का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है और बेईमानों को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो हेल्थ सर्विसेज के मामले में हो रहा है, इसकी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जो दिल्ली का हेल्थ स्कीम है या हेल्थ सर्विसेज है, उसमें विषय रखा है, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 23 अगस्त 2023 को दिल्ली सरकार की सतर्कता विभाग ने ये जो मेडिकल नकली दवाइयों का विषय आया था, उसको लेकर एक जांच की थी और उस जांच की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। टोटल 22 लाख पेशेंट को मोहल्ला क्लिनिक में देखा गया, जिसमें 65,000 मरीजों की फर्जी डाटा पाया गया। और वो 65,000 कैसे पाया गया? 11,657 रिकॉर्ड ऐसे थे जहां पे पेशेंट के नाम के आगे कोई मोबाइल नंबर, 8,251 ऐसे पेशेंट थे जहां पे 000 10 जीरो लगा दिए गए। 3,092 ऐसे मामले थे जिसमें 10 बार 999 लिख दिया गया और 400 एंट्री ऐसे थे जिसमें मोबाइल नंबर 1 से लेके 5 से शुरू किया गया, जो कि उस नंबर का मोबाइल नंबर आज तक इशू नहीं हुआ। 999 केस ऐसे थे जिसका 15 बार एंट्री किया गया। 999 मरीजों का नाम 15 बार रिकॉर्ड में एंट्री की गई और पूरे जांच के दौरान ये देखने को मिला कि नॉन मेडिकल स्टाफ पर्ची बनाता था। साथियों, जो मोहल्ला क्लिनिक में पेमेंट का सिस्टम है वो मरीज के अनुसार है कि आपने दिन भर में कितने को देखा, तो उसको अपने नंबर्स पूरा करने के लिए पूरी फर्जीवाड़ा की गई, जो कि ये विश्वव्यापी मॉडल बोलते थे। और सबसे हैरान करने वाला विषय, जब टेस्ट के रिकॉर्ड चेक किए गए तो 43 सैंपल भेजे गए कि ये अप टू क्वालिटी हैं या नहीं। उसमें से 3 सैंपल बिलो क्वालिटी के निकले और जब प्राइवेट लैब में भेजा गया 43 सैंपल को, तो 5 सैंपल कसौटी पे खड़े नहीं हुए। नकली दवाइयों के सप्लाई को लेकर ऑलरेडी केस इनके ऊपर चल रहा है। ये सारी बात ये हाउस के अंदर सुनना नहीं चाहते थे। चीफ सेक्रेटरी ने जब ये जांच रिपोर्ट आई तो चीफ सेक्रेटरी ने एलजी साहब को रिपोर्ट भेजी और सीबीआई का मुकदमा इन पूरे प्रकरण पे दर्ज है, क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लूट मचाया है, अपने जेब को गर्म किया है, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से आज जो ये मेडिकल पे या दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे चर्चा कर रहे हैं, पहले सरकार को अपनी कलई जांचनी चाहिए और दोषी मंत्री और दोषी अधिकारी सब पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कान में रुई डाल के केवल अपना गाल बजाते हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने लालू यादव जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज जेल से सरकार चलाने का परिणाम ये देखने को मिला हाउस के अंदर, 5 मिनट के अंदर विपक्ष के सदस्यों को बाहर फेंक दिया गया, कोई आवाज नहीं उठाने दिया गया, मुख्यमंत्री गायब है, मंत्री कोई काम नहीं कर रहे, पूरी दिल्ली परेशान है, हताश है। शराब घोटाले पे देशव्यापी जो छापे पड़ रहे हैं उसकी शाही अभी सूखी नहीं है।
पानी का घोटाला उससे भी बड़ा घोटाला उभर के आया। 73,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें 28,400 का कोई हिसाब अब तक दिया नहीं। बैलेंस शीट और ऑडिट का कोई काम नहीं है। दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिलता नहीं। जो पानी उपलब्ध कराते हैं वो पीने के लायक होता नहीं है। तो चारों बार और आज त्राही बची है। जैसा कि अभी मुझसे पहले कहा था, मोहल्ला क्लिनिक जिनका ऐड न्यूयॉर्क टाइम्स में करा के बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वहां पर अनाप शनाप लोगों के जाली नाम लिख रहे हैं, जाली टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं, पर मरीज के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। भारी भ्रष्टाचार है, दवाएं नकली हैं, मरीज नकली है, जो उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। अभी आपने सुना होगा 3 बच्चे जिनको गलत दवाई देने से उनकी मौत हो गई। तो दिल्ली एक स्लॉटर हाउस बन चुका है। हर डिपार्टमेंट में अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज हम सब लोग यहाँ वाटर, डीजेबी और स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। और दोनों का हाल, जब केजरीवाल जी सत्ता में आए तो डीजेपी प्रॉफिटेबल स्थिति में था, आज 73,000 करोड़ का घटा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम ये इस मामले को दिल्ली की विधानसभा और सड़क पर लगातार उठाते रहेंगे, जिससे कि दिल्ली की जनता को इन मामलों में रिलीफ मिले और उनका जो लेजिटिमेट, जो उनकी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए हर चीज में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। जय हिंद, जय भारत। आतिशी खुद कोर्ट गई हैं, परमिशन नहीं है उनको कोर्ट जाने की। इस तरह से अपने विभाग के उसमें ना उसमें सीएम की अप्रूवल है, ना एलजी की अप्रूवल है। ज्ञान का अभाव है। लेकिन ये नहीं बताती हैं कि 2021-22 की बैलेंस शीट गायब है। बैलेंस शीट दिखाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट दिखाते हैं, सीएजी क्वेश्चन उठा रहा है। पूरा का पूरा 28,400 करोड़ का तो गबन बताया गया है, 73,000 करोड़ का लोन बताया गया है। 58.28% पानी ऐसा है जिससे एक रेवेन्यू नहीं आता, 15% पानी वेस्ट हो जाता है। दिल्ली को कहाँ ले जा रहे हैं? दिल्ली की जनता इनके वोट पर चोट देने वाली, वो इनके भ्रष्टाचार का जवाब वोट पर चोट दे के देगी। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सुपड़ा साफ करेगी। कमीशन ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कराई है, उसके हिसाब से 28,400 करोड़ का तो गबन है। 28,400 करोड़ छोटी राशि नहीं है। 73,000 करोड़ के लोन पर है दिल्ली जल बोर्ड। और जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, ये जल बोर्ड फायदे का सौदा होता था। इन्होंने जल बोर्ड के माध्यम से लूटने का काम किया, अपनी जेबें भरने का काम किया। दिल्ली की जनता को पानी मिलता नहीं है पीने के लिए, आता है तो गंदा पानी आता है। और अगर आता भी है तो आधे 1 घंटे के लिए मोटर चलानी पड़ती है। और जिस तरह से 2020 के बाद इन्होंने हर वर्ष 5% सर्विस चार्जेस बढ़ाने का काम किया है,